हाँ भाई ऑडियो क्लियर। चल तो करते क्लास की शुरुआत प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 2। आज क्लास में हमें क्या पढ़ना है? पिछले क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता पर थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी पर हम और भी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ हम परिपथ में शक्ति देखेंगे और अगर हमारे पास समय तो विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़ना। मेन हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर का वो यही है, ये मेन टॉपिक हमारे चैप्टर का, ठीक है। और सवाल जो है वह ये इससे भी जुड़े कुछ सवाल हमें आएंगे, ठीक है। चल तो करते क्लास की शुरुआत। अब हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूं। टेस्ट में क्या क्या टेस्ट में आपको मैंने बताया पिछला पूरा चैप्टर आएगा, ये वाला चैप्टर भी पूरा आएगा। और ये जैसे आज मंडे हुआ है तो आप मान के चलिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुधवार तक मेरा चैप्टर खत्म कर देंगे, गुरुवार तक मेरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर पूरा आएगा ना, और अगला चैप्टर मैं नहीं पूछूंगा, वो फिर शुक्रवार शनिवार में अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे। और आने वाले समय में जैसे मैं आपको बोला भी था कि मैं चाह रहा था कि आपकी क्लास जो 2 बजे से शुरू कर दे फिजिक्स की। तो जैसे अभी दिवाली के टाइम पे जो क्लासेस हुई थी वैसे ही हो जाएगी, 2 बजे से फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद में आखिर में बायो की क्लास हो जाएगी। तो पार्सर को भी 2 घंटे की क्लास चाहिए होती है तो वो पार्सर को मिल जाएगी और हमारी क्लास जल्दी हो जाएगी। तो आप रात को 8 बजे तक फ्री हो जाया करेंगे, ठीक है। तो सभी मुझे उम्मीद है कि इस बात से राजी होते हैं। हाँ अब ये कब से होगा वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, हम कोशिश करूंगा मैं कल या परसों से हो जाए तो बेस्ट है। कल में ए स्टार बैच में क्लासेस परसों से ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपको रात को भी पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा 3 बजे, बेटा 3 के 2 कर लो तो ज्यादा बेहतर रहता है ना, क्योंकि एक्चुअली हमारे दूसरे भी बैचेस में क्लास होती है तो उसका टाइमिंग फिर मैच नहीं करवा पाएंगे हम। चल तो करते क्लास की शुरुआत। पिछली क्लास में जैसे इस पर हमने ज्यादा चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि वर्ग माध्य मूल मान या वी आरएमएस क्या होता है और औसत मान मतलब कि वी मीन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे पास साइन का वक्र या कॉस का वक्र होता है तो वर्ग माध्य मूल मान जो होता है आई नॉट बटा रूट होता है और औसत मान 2 आई नॉट बटे में पाई होता है, 2 आई नॉट बटे में पाई होता है। इसके अलावा अगर मेरे पास अर्ध तरंग होती है तो वी आरएमएस जो होगा वो आई नॉट बटा 2 हो जाएगा और औसत मान आधा हो जाएगा आधी तरंग के लिए। इसी प्रकार से अच्छा अब ये इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाले में हमने आधा चक्कर ही माना है, आधा चक्कर माना है तो इसलिए हमने 2 आई नॉट बटा पाई किया, इसमें पूरा चक्कर माना है, नीचे तो कुछ है नहीं तो यहां से पूरा चक्कर माना है हमें। अगर हम इसमें भी आधा चक्कर मानेंगे तो आंसर सेम रहेगा औसत का। इसके अलावा अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकृत होती है मतलब अगर हमारे पास पूरी तरंग जो है वो नीचे अपना ऊपर की तरफ उछल रही है, ऊपर ही चल रहा मामला, तो इसमें आई नॉट बटा रूट 2 होगा और औसत मान भी सेम ही आएगा। इसके अलावा नियत मान होता है, नियत धारा होता है आई नॉट होगा और इसमें आधा गलती होगी तो ध्यान रखना आई नॉट बटा रूट 3 होगा, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा औसत धारा में अगर मान के चलो मैं पूरा एक चक्कर की बात कर रहा हूं तो मान के चलो मेरे पास धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये भी कल की क्लास में बता देता हूं। औसत मान एक चक्कर में 0 होगा, शिखर मान आई नॉट है, औसत मान आई नॉट बटा रूट 2 है और इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा। कोणीय आवृत्ति क्या होती है सर? ये हमने अगर थीटा बराबर ओमेगा टी लिखा है तो यहां इसकी कोणीय आवृत्ति कहलाएगी, कोणीय आवृत्ति ओमेगा होगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास धारा जो है वो आई नॉट दो चीज हो सकती है, मेरे पास साइन और कॉस के पद हो सकते हैं, दोनों जोड़ सकते हैं या दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है 2 sin 2 थीटा वाला। कौन सा फार्मूला बन रहा है? sin 2 थीटा वाला। sin 2 थीटा वाला फार्मूला जो होता था 2 sin थीटा cos थीटा। यहां से मैं sin थीटा cos थीटा को लिख सकता हूं sin 2 थीटा by 2, ये sin थीटा into cos थीटा। तो ये sin थीटा into cos थीटा जो होगा उसके लिए मैंने लिखा sin 2 ओमेगा टी बटे में 2। अच्छा अब इसमें क्या होगा? इसमें शिखर मान जो है वो आधा हो चुका है, आई नॉट बटा 2 हो चुका है। तो वर्ग माध्य मूल मान जो होगा वो शिखर मान का, ध्यान रखना शिखर मान का रूट 2 1 बटा रूट 2 होता है। तो शिखर मान आई नॉट बटा 2 होगा तो आई नॉट बटा 2 रूट 2 हो सकता है। कैसा सवाल आएगा? आपको डायरेक्ट धारा दे देगा, आपको बोलेगा कि 2 या आपको बोलेगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो sin और cos का फलन मिलकर बनी है, तो क्या होगा? तो बस यहां पर आप सीधे आंसर याद रख सकते हो। इसमें कोणीय आवृत्ति 2 ओमेगा हो चुकी है, 2 ओमेगा। अब अगर जोड़ में होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट cos ओमेगा टी, तो इस चक्कर में क्या लिखेंगे? हमें पता है जब जोड़ में होता है तो इसका अधिकतम या शिखर मान जो है वो हम लिखेंगे अंडर रूट, जैसे ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने पढ़ाई किया, हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फलन होता है, उसका अधिकतम मान होता है, उसका अधिकतम मान होता है सर अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर ये हो जाएगा रूट 2 आई नॉट, ठीक है। अब ये शिखर मान को रूट 2 से डिवाइड करो तो आई नॉट आएगा, इसका वी आरएमएस मान आई नॉट ही रहेगा। तो यह सब कुछ जो है हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब हमें कुछ और नए पद पढ़ने हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके थे पिछली क्लासेस में। फ्राइडे वाला क्वेश्चन रॉन्ग था क्या? नहीं बेटा वो रॉन्ग नहीं है, सही है वो क्वेश्चन हमने जो किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे हमने जितने पद पढ़े उसके बाद में हमें एक और पद, एक और इंपॉर्टेंट सा पद पढ़ना होगा जिसे हम बोलते हैं कला। क्या बोलेंगे? कला। कला या बेसिकली होता है कोण, है ना, कोण को ही हम कला बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर मान के चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एक्चुअली मेरा जो ओमेगा टी है क्या थीटा था, आई नॉट साइन थीटा था मेरा, तो थीटा को ओमेगा टी पर याद है। मैं आपको जनरेटर वाली बात बताई थी। हाँ ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन बचे हुए, मुझे पता ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा। तो अगर हाँ ठीक है प्रियंका बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा वाला क्वेश्चन भी। तो अगर मेरे पास यहां पर यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मेरे पास यहां पर एक कॉइल रखी हुई और एक कॉइल घूम रही है ओमेगा से, तो मैंने बताया आपको एक्चुअली हमें ओमेगा से मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब? हमें ये मतलब था कि वह कितना कोण घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र का तल के अंदर की तरफ, तो ये एरिया सदिश होगा, गोल घूम रहा है, उसका कोण चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये थीटा जो होगा, थीटा जो है कोण है, और इसी को हम कला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कला। कि किसी भी क्षण पर जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है ना, या हमने जो फलन लिखा है ये फलन का कोण कितना है, तो ये कोण को ही हम कला कहते हैं। तो कला क्या हो जाएगी? कला जो होगी उसे हम थीटा से चिन्हित कर सकते हैं। अब इसमें एक और पद होता है जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक कला। ये चिंता ना करो, ये सब अभी मैं आपको और जब आगे चलकर कला आरेख बताऊंगा तो उसमें और बढ़िया रूप से चलेगा, बाकी बस आप इतना समझ सकते हो कि क्या होती है कला होती है। इसी प्रकार से एक और होता है प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला, तो प्रारंभिक कला मतलब क्या होता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर कोण कितना है, टाइम t इक्वल टू 0 पर कोण को हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक कला बोलेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारी जो कॉइल है वह चुंबकीय क्षेत्र तल के नंबर अंदर की तरफ है, इसका प्रारंभिक कोण भी अंदर की तरफ, मतलब ये तल ऐसा रखा हुआ है तो एरिया सदिश भी इस दिशा में, तो उस कंडीशन में प्रारंभिक कोण क्या हो गया? 0 हो गया, प्रारंभिक कला 0 होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही हो कि कॉइल जो है जब मैं घुमाना शुरू करूं वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रखी हो सकता है मेरी कॉइल कुछ ऐसी रखी हो और इसका एरिया सदिश अभी इस तरफ है, ऐसा एरिया सदिश इस तरफ है। मैं कैसे समझा रहा हूं? मैं देखेंगे ध्यान से यहां पर कि मान के चलो मेरे पास यहां पर ये एरिया सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की तरफ था,
ठीक है, अभी शुरू कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एरिया सदिश के अंदर, तो क्या वो प्रारंभिक कला 0 होगी। लेकिन मैं ऐसे शुरू करूं, कॉइल किसी कुछ टेढ़ी रखी हुई चुंबकीय क्षेत्र अभी बदल देते हैं, तो इनके बीच में कुछ कोण रहेगा, प्रारंभिक कोण रहेगा, तो प्रारंभिक कोण जो है उसे प्रारंभिक कला नाम देते हैं, प्रारंभिक कला नाम देते हैं। जैसे यहां पर प्रारंभिक कला जो है 0 है, यहां पर प्रारंभिक कला जो होगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब प्रारंभिक कला को हम फाई से चिन्हित कर देते हैं, है ना, कोण है, ये भी क्या कोण है, तो इसे हम फाई से चिन्हित कर देते हैं। तो जैसे अगर मान के चलो मेरे को लिखना है यहां पर आई मिलेगा, आई बराबर आई नॉट sin ओमेगा टी माइनस फाइव हो सकता है, प्लस फाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वह जो कोण टाइम टी को 0 पर है वो हो सकता है कि सर दोनों इस दिशा में हो, थोड़ा आगे हो, थोड़ा पीछे हो, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो फाई है हमारा, यह क्या कहलाता है, प्रारंभिक कला कहलाती है। तो हम यहां पर कला क्या मेरे लिए, इसका यहां पर कला है ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें अगर टी बराबर 0 रख दूंगा तो मेरे पास प्रारंभिक कला मिल जाएगी। इसी प्रकार तो छोटे छोटे पद होते हैं बस, है ना, नाम से समझ में आने वाली बात। इसी प्रकार से अगला पद होता है जिसे बोलते हैं कलांतर, कलांतर या कला में अंतर। कला में अंतर क्या होगा, कला में अंतर क्या होगा, है ना, कला प्लस कब होगा माइनस कब होगा, सब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे और बेहतर सबको समझ में आएगी बात है। कलांतर क्या हो सकता है, या कला में अंतर क्या होगा, कला में अंतर। तो अगर मेरे पास दो धाराएं, दो धारा हो सकती है, एक धारा एक विभव हो सकता है, दो विभव हो सकते हैं, उनके बीच में जो कोण में अंतर होगा उसे हम कलांतर बोलेंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं दो धारा या दो विभव या दो, या ऐसा लिख लो एक विभव एक धारा, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। मतलब दो समीकरण आपके पास हो तो उनके मध्य कोण में अंतर जो होगा, कोण में अंतर के मध्य कोण में अंतर, उसे क्या बोलेंगे हम, कलांतर बोलेंगे ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, एग्जांपल कर रहे हैं इसमें, ये आई बन दिया है। इसी प्रकार से आई टू दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इन दोनों में कला में अंतर क्या होगा, कला में अंतर क्या होगा, सर यह साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यह केवल साइन ओमेगा टी है। तो क्या करना है बेसिकली हमें, इसका थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे। इसके लिए हम जो बोलेंगे थीटा वन हो जाएगा, ये थीटा टू हो जाएगा, थीटा वन जो हो जाएगा वो ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, थीटा टू जो हो जाएगा वो ओमेगा टी हो जाएगा। तो थीटा में अंतर या थीटा वन माइनस थीटा टू जो हो जाएगा वो हमारे लिए फाइव हो गया कलांतर। अब जरूरी नहीं हमेशा फाइव हो सकता है, यहाँ पे फाइव वन, यहाँ पे फाइव टू, फाइव में कोण देगा, जैसे पाई बाई थ्री दिया, पाई बाई टू दिया, तो उस दोनों में डिफरेंस निकालना, तो हमारे लिए कलांतर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कलांतर कहलाएगा। ठीक है, अभी जितना पढ़ा पहले उसको कुछ सवाल करवा देता हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं। कल भी हमने तो पिछली क्लास में उसमें हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद में हम आगे एक और अगला पद पढ़ेंगे जिसे कहते हैं पश्चगामी, जिसे कहते हैं पश्चगामी और अग्रगामी क्या होता है ना, मतलब ये कंसेप्ट क्या होता है अग्रगामी का और पश्चगामी का। तो इससे पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं, ये सारा कंसेप्ट हम डिस्कस करना है। फिर फेजर क्या होता है, फेजर आरेख क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाली जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, कला, प्रारंभिक कला, कलांतर, पश्चगामी, अपश्चगामी क्रम में तो नहीं काम आएगा, इन फेजर फेजर आरेख ये सब कुछ जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक्जेक्टली काम आएगा। तो इसलिए मैं यहां पे आराम से सारी चीजें बढ़िया से समझा रहा हूं इसमें। चलिए, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल जो है वो पापा सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई है, तो हम इस सवाल को करेंगे तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चल तो यहाँ पर क्या है कहानी, पहले ये सवाल कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया, उसमें एक धारा का मान दिया गया, आई बराबर दिया गया 4 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 दिया गया। अच्छा, हमें पता है सर ये होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब प्रारंभिक कला दी हुई है वो। अब एक एक करके सारी चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है, चलो शिखर मान आसान है वो बता दो, वर्ग माध्य मूल मान आसान है वो बता दो। शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान एकदम आसान सी बात। सबसे पहले हम बता देते हैं सर, वर्ग माध्य मूल मान हमारा वी आर एम एस या आई आर एम एस है, तो आई नॉट बटा रूट 2, तो जगह 4 बटा रूट 2 या 2 रूट 2 हम इसे लिख सकते हैं। दूसरी बात शिखर मान ही पूछ लिया इसमें, तो आई नॉट, तो आई नॉट तो आसान है सर, आई नॉट का वैल्यू 2 एम्पियर होगी, सॉरी 4 एम्पियर होगी। अगली बात पूछिए आवृत्ति, तो आवृत्ति मैं आपको पहले बता देता हूं 100 पाई आपको बहुत बार दिखेगा, ओमेगा का मान 100 पाई आपको बहुत बार दिखेगा, है ना। जैसे मैं कोणीय आवृत्ति पूछता आपसे, कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति क्या होता है, कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा, और ये वैल्यू होती है 100 पाई। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा एफ, तो एफ हमें पता है सर क्या होता है 2 पाई बटा ओमेगा जो होगा, या 2 पाई इनटू अच्छा सॉरी हमें तो एफ निकालना है, तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई इनटू एफ होती है। तो यहाँ पे 100 पाई रख देंगे, वैसे हमें पता है, लेकिन बस एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं। ये 2 पाई इनटू एफ, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, ये भी कट के 50 हर्ट्ज बना देगा, ये मेरे लिए एफ का मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मेरे लिए एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से प्रारंभिक कला, मतलब टी बराबर 0 पर कोण, टी बराबर 0 पर कोण, हाँ भाई कोई बता सकता है प्रारंभिक कला क्या होगी, तो टी बराबर 0 पर थीटा का मान कितना होगा सर, तो हमें पता है सर यहां पर ये दिया 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, तो टी तो 0 करने पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू में सर आराम से लिख सकता हूं पाई बाई 3 या 60 डिग्री हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री बोल सकते हैं। अच्छा, फिर क्या पूछा उसने बोला टी बराबर 0 पर धारा का मान भी बताइए, टी बराबर 0 पर धारा का मान बताइए, टी बराबर 0 पर धारा, तो टी बराबर 0 पर धारा क्या होगी, टी बराबर 0 पर धारा क्या होगी, हाँ भाई कोई बता सकता है टी बराबर 0 पर धारा क्या आएगी, टी बराबर 0 पर धारा क्या आएगी, तो टी बराबर 0 पर धारा कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ, टी बराबर 0 पर धारा कैसे निकालेंगे, ये रहा समीकरण, इसमें टी बराबर 0 रख दो, तो ये रही धारा बराबर हो जाएगा सर, ये 0 रखेंगे तो 4 sin 0 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है सर रूट 3 बटा 2, तो कट कर 2 रूट 3 एम्पियर बचाएगा 2 रूट 3 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 3 एम्पियर। इसमें जितने पार्ट करें हमने 5 पार्ट, किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आसान सा सवाल था। चल आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से और कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है ना, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो वैसे सवाल को आने के चांसेस कम है, लेकिन सेक्शन बी में नीट के एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है,
ठीक है, क्या सवाल में आपको धारा का एक समीकरण दिया गया है। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या बोला गया, आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसमें टी बराबर 2 से टी बराबर 4 सेकंड तक औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान निकाल के पाता है। मतलब आपको पूरा सॉल्व करना होगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा, ऐसा समीकरण तो मैंने देखा नहीं। तो इसको एक बार मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आप लोगों को। पहला वाला पार्ट हम निकालेंगे, इसमें आई औसत, आई एवरेज, आई एवरेज का फॉर्मूला होता है सर इंटीग्रेशन आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt। तो एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन 2 रूट टी dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt, और ये होगा 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा पांचवें वाले में टी बराबर 0 रखा, टी बराबर 0 का तो 100 पाई टी जो था वो तो 0 हो गया। अब क्या बचा, sin पाई बाय 3, sin पाई बाय 3 तो sin 60 डिग्री हो गया, sin पाई बाय तो 0 तो sin पाई बाय 3 60 डिग्री को 60 मतलब रूट 3/2 होता है, ये कट गया, यहां पे 2 है, 2 रूट 3 आंसर आएगा। कर सकते हैं क्या वैसे, बिल्कुल सर कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, राइट स्टार बेटा है ना। आपके जो सवाल होते हैं मैं आपको एक बार वार्निंग दे चुका हूं ऑलरेडी, फिर से दे रहा हूं कि कृपया करके ऐसी बातें पूछे जो मुझे बोलने में, जो मुझे बताने में कम से कम कुछ तो ऐसा लगे कि हां ये बच्चे को नहीं समझ में आएगा। तुम बातें ऐसी पूछते हो 2 + 2 4 कैसे हो गया सर, शिखर मान क्या आ गया सर, है ना, ये सब कुछ पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो इसका एक ही समाधान होता है कि या तो आप मुझसे ना पढ़ो, मतलब मैं आपको ना पढ़ाऊं, तो इसका क्या समाधान है कि एक बम गिरा दिया जाए, ठीक है। वैसे भी अभी आज अभी 2-4 दिन ना बच के रहो कि भारत देश की जनता बहुत गुस्से में है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो तो यहां पर होगा 2 रूट टी और यहां पर होगा dt, तो 2 को बाहर तो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर लिमिट लगाएंगे आराम से। तो यहां पर पहले 2 को बाहर रखेंगे, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट टी का इंटीग्रेशन होगा ये होगा t की पावर 1/2, क्या होगा t की पावर 1/2। अब t की पावर 1/2 जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 हो गया, बटे में 3/2। आराम से करो, बाद में हम लिमिट लगा देंगे। बटे में dt का इंटीग्रेशन होगा सर t, अच्छा लिमिट कहां से आते हैं 2 से 4, मतलब एक बार 2 रखना एक बार 4 रखना। अच्छा ये 3/2 को बाहर ले जाए, एक बार सॉल्व कर लो, है ना, 3/2 को एक बार बाहर लेके सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा। तो आसान होता है ना, इसमें दिखने में भले ही खतरनाक दिखे, इसको करना बहुत भयंकर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आपको बस वैल्यू करते जाना आंसर आ जाएगा। तो ये 4 3 ये 2 पढ़ेगा ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा t की पावर 3/2। अच्छा बटे में t है एक और, बटे में एक और t है, डिवाइड में एक और t है, ठीक है। देखो लिमिट इसमें लगानी, लिमिट इसमें लगानी है ना। तो यहां पर लिमिट लगाओ, कितनी आएगी, ये हो जाएगा सर 4 से 2, ये हो जाएगा 2 से 4, मतलब 4 से 2 से 4 के। अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू करने के बाद तो कितना आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर 4/3, हां ये होगा, यहां पर होगा 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2 बटे में 4 - 2, 4 - 2 कर दो, 2 या 2 से कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो। ये बात देखो कैसे करेंगे सॉल्व, ये 4 की घात 3/2 कितना आएगा, 4 की घात 3/2 कितना आएगा, तो 4 की घात 3/2 होगा 4 की घात 3 करोगे या 4 का रूट ले लो पहले, जैसे आपकी मर्जी हो, जो आपको करते हैं, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 4/3 इंटू 4 की घात 3, 4 की घात 3 कितना होगा सर 64 का रूट कर लो तो 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 8 आएगी, 8 माइनस, अच्छा ये क्या लिखा हुआ 8 का रूट लिखा हुआ है, तो ये रूट 8 लिखा हुआ है या 2 रूट 2 लिखा हुआ है, बटे में 2 आ जाएगा, ये कट गया। तो यहां पर बचा 2/3 तो रूट 8 आप कॉमन ले सकते हो, आपको लगे तो 2 रूट 2 लिख लो, जैसे आपकी मर्जी हो, 8 - 2 रूट 2 एम्पियर आंसर आएगा। सर इतना गंदा आंसर आया, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। लेकिन इसको करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, एकदम आसानी से हमने किया। क्या किया, हमारे पास 2 रूट टी था, रूट टी को हमने लिख दिया, ये रूट टी की पावर 3/1/2 का इंटीग्रेशन करा, टी की पावर 3/2 का, टी की पावर 3/2 बटे में 3/2, तो 2 पलटी का ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 हो गया, ये 3 नीचे ऐसा कैसा है। अब यहां पर एक बार हम 4 रखेंगे, एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार हम 4 रखेंगे, एक बार हम 2 रखेंगे, है ना। तो यहां पर एक बार 4 रखेंगे तो 4 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो भी 3/2 पावर 2 है, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 रखा है, 4 की पावर 3/2, 3/2 के साथ टी की पावर 1/2 है ना, टी की पावर रूट मतलब 1/2 है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा +1 करेंगे तो टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, आगे में एक जोड़ेगा, डेढ़ आएगा, बस। अब इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। हो सकता है थोड़ा गंदा हो, थोड़ा अजीब हो, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही रहेगा। इसी प्रकार से हाँ, अब आरएमएस मान थोड़ा प्यारा आएगा, सुंदर आएगा। क्यों सर सुंदर आएगा, क्योंकि आरएमएस मान जो होगा, आरएमएस मान जो उसमें स्क्वायर करना होता है। तो आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस क्या होता है सर, होता है अंडर रूट लगा दो पूरी पर, ओके सर। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt कर दो सर। तो देखो यहां पे इसका स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन आसान होगा और आंसर भी बढ़ जाएगा। तो यह कैसा हो जाएगा, ये कैसा आ जाएगा बेटा, 2 की पावर एक बच्चा पूछे रूट 8 कैसे, तो 2 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो 3/2 लिखेंगे तो क्या जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, और 8 की घात 1/2 मतलब ये रूट 8 लिख सकता हूं, मैं इसे रूट 8 लिख सकता हूं। चलिए अब यहां पर क्या होगा, ये बात आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये होगा वर्गमूल में ये हो जाएगा 4t dt का इंटीग्रेशन बटे में dt। देखो ये प्यारा दिख रहा है, तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, तो आसान है। तो यहां पर 4 है जो बाहर जाए इंटीग्रेशन को रूट के बाहर ले जाकर मैं 2 लिख सकता हूं, सीधे क्या लिख सकता हूं, 2। तो इंटीग्रेशन करना बचेगा 2, इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट वही 2 से 4, वही 2 से 4 सेकंड में बोला हुआ, बटे में t लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4, तो कितना हो जाएगा रूट में अंडर रूट। अच्छा यहां करेंगे हम, देखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 4 बचेगा 12, 12 बटे में 2 6, 4 माइनस 2 2 बचा, तो यहां से 3 बचा, 2 रूट 3 एम्पियर आंसर आ गया, 2 रूट 3 एम्पियर आंसर आ गया। फिर से देख लो, जिसको डर लग रहा है वो भाग जाओ, चले जाओ। जिसको समझना है, जिसको लगता है कि मैं सेक्शन बी के सवाल भी नीट के एग्जाम में निकाल कर आऊं, वो देख लो। बाकी जिसको लगता है कि नहीं मैं बायो पढ़कर नीट निकालूंगा इस बार, अगली बार फिजिक्स पढ़ूंगा, तो चले जाओ। बाकी सब यहां पर ध्यान दो, ये क्या होगा t स्क्वायर बटे में 2, तो t स्क्वायर बटे में 2 का बेटा, तो देखो मैंने क्या करा, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बटे में 2 लिखा होगा, और इसमें मैंने वैल्यू रखी 4 से 2, तो एक बार 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो कितना आएगा 16 माइनस 4 बटे में 2, तो 16 माइनस 4 मतलब 12 बटे में 2, जिसको मैंने 6 लिख दिया ऊपर। इसके बाद में 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो वहां पर मैंने इसकी वैल्यू की आंसर आ गया। क्लियर है मामला, चलिए एक बार जोर से कमेंट्स में आगे लगा दीजिए, सवाल पूरा 2 बार हमने समझाया आपको, 2 बार ऑलरेडी समझा दिया सवाल को। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे कुछ और नई रोमांचकारी बातों की तरफ। चल हाँ ये सबसे डिफिकल्ट सवाल में से एक था, क्योंकि इसमें गणित बाकी हमको आता ही है। हाँ आगे बढ़ते कुछ और मजेदार सवाल करिए। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के लिए शून्य से वर्ग माध्य मूल्य तक धारा परिवर्तन का समय ज्ञात कीजिए। ओए होए 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 होए, क्या कहना चाह रहा है सर ये?
क्या बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के लिए शून्य से वर्ग माध्य मूल तक धारा परिवर्तन का समय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये देखना होगा वर्ग माध्य मूल मान तक जाने में कितना समय लग रहा है। बाहर तो 4 है सुमित बेटे, बाहर तो 4 था लेकिन वो रूट के बाहर चले गया, ये 4 है और रूट के बाहर चले तो 2 बना दिया इसको, रूट के बाहर गया ना वो तो 2 बन गया। ये 2 था, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 है, फिर वो रूट के बाहर चले गया 2 बन गया। देखो अच्छा सुमित तू किसी और का आंसर दे रहे थे क्या? देखो तो क्या है सवाल में पूछा है कि 50 हर्ट्ज क्या होती है। ओके ये तो हमें पता है, केवल 0 से वर्ग माध्य मूल तक जाने में कितना समय लगता है। तो वर्ग माध्य मूल मान तक जाने में समय अच्छा कैसे पता करेंगे, हमें पता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा। चिंता ना करो, जब आपको एसएचएम में पढ़ा दूंगा तो उसमें एक ऐसा गजब का स्पीच सिखाऊंगा आपको कि ये सवाल आप ओरल कर जाओगे, मतलब बिना पेन उठाए सवाल कर लेते हो। लेकिन अभी को हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, हमें पता करना पड़ेगा आईआरएमएस क्या होता है। आईआरएमएस होता है I नॉट बटा रूट 2। तो हमें पता करना है कि देखो क्या होगा यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ सवाल आप पूछना क्या चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहा है कि आपका ये ग्राफ बनेगा, इसमें 0 से I नॉट बटा रूट 2 मतलब ये आईआरएमएस यहाँ तक कहीं आएगा, ये I नॉट मैक्सिमम माने यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ये समय कितना आएगा, ये समय पूछा हुआ हमसे, कुछ सवाल पूछा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे I नॉट बटा रूट 2 बराबर होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा I नॉट साइन ओमेगा ये है 1 बटा रूट 2 बराबर होगा साइन ओमेगा टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये 1 बटा रूट 2 मतलब पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 जो है वो ओमेगा टी के बराबर है, पाई बाय 4 जो है वो ओमेगा टी के बराबर है। हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। ओमेगा पता है हमें 50 हर्ट्ज में तो 100 पाई ओमेगा आ गया है ना। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इनटू एफ। आप चाहते हो अगर आपको ऐसा चलने लगता है तो आप ऐसा भी समीकरण याद रख सकते हो, I बराबर I नॉट साइन 2 पाई एफ इनटू टी। ये क्या ओमेगा ही हमारा, ओमेगा ही हमारा। तो हम चाहे तो यहां से सीधे से लिख सकते हैं 2 पाई इनटू 50 ये बराबर होगा ओमेगा टी। ठीक है, जो वैल्यू ऑलरेडी पता है मैंने एक बार निकाल दिया आपके लिए, लेकिन हमें पता है यहां पर 100 पाई आएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 बराबर होगा 100 पाई इनटू टी। पाई से पाई कट गया, ये हो गया टी बटा 400, टी बटा 400 सेकंड लगेंगे, टी बटा 400 सेकंड लगेंगे। टी बटा 400 सेकंड कितने लिख सकते हैं टी बटा 400 सेकंड को, टी बटा 400 सेकंड में कितना समय हुआ। तो सर इसे हम चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, हम इसे मिली सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली सेकंड मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं लिख सकता हूं 2.5 मिली सेकंड। अरे सर इतनी जल्दी कैसे कर देते हो आप, या मैं चाहता हूं लिख सकता हूं 0.0025 सेकंड। कैसे कर दिया, इसे डिवाइड कर लिया, देखो कैसे कर देता हूं। यहां पर हमारे पास टी बराबर 1 बटा 400 सेकंड, मैं चाहता हूं मिली सेकंड करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूं। क्यों यूनिट छोटी कर रहा हूं तो नंबर बड़ा करना पड़ेगा, यूनिट छोटी कर रहा हूं तो नंबर बड़ा करना पड़ेगा। तो वही नंबर को मैंने बड़ा करना है, 1000 कर दिया, एक बात उसको 1000 कर दिया मैंने, 2 0 से 2 जोड़ दिया, 10 बटा 4, 10 बटा 4 या 5 बटा 2, 5 बटा 2 जो होता है वो 2.5 मिली सेकंड होगा, 2.5 मिली सेकंड होगा। ठीक है आई बात समझ में, क्या मैंने एकदम आसान सी बात, आई की वैल्यू मुझे पता है I नॉट बटा रूट 2 होगी, क्यों आरएमएस मान के लिए पूछा है। तो आरएमएस मान के I बटा रूट 2 हो चुका है, यहां पे I की जगह I बटा रूट 2 लिखा, I नॉट साइन नॉट कर दिया। फिर उसके बाद में यह मैंने लिखा है ये होगा सर 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 तो पाई बाय 4 होता है, साइन पाई बाय 4 या 45 डिग्री जो होता है 1 बटा रूट 2 होता है। तो इसे मैंने यहां पे यूज किया। अब ये हो गया ओमेगा टी के बराबर, ओमेगा की जगह मैंने 100 पाई से पाई कर दिया, 1 बटा 400 सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। कैसे आ गया, 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बटा 400 मैंने सॉल्व किया। चलो बेटा शिखर मान मतलब आयाम होता है कि कहां से आया है, शिखर मान नहीं पढ़ाया, बहुत ही बढ़िया। शिखर मान मतलब आयाम, अधिकतम मान, बिल्कुल ही आंगनवाड़ी से उठकर चड्डी पहनकर हो जाएगा कलांतर। अच्छा कलांतर डेल्टा फाई भी बोलते हैं, डेल्टा फाई डेल्टा थीटा बात बराबर है, उसमें डेल्टा थीटा लिखा होता है पीछे, उसे डेल्टा फाई भी बोल सकते हो। हाँ ये इसमें डेल्टा फाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें फाई और इसका फाई माइनस कर लो, वही कलांतर होगा, इसलिए ओमेगा टी दोनों टू में होगा। कहां गया, हाँ तो इसमें कलांतर क्या हो जाएगा, इसमें ओमेगा टी तो कलांतर आ गया पाई बाय 3, ये आंसर नहीं होगा। हाँ 60 डिग्री पाई बाय 3 गलत जवाब। क्यों सर, क्यों गलत जवाब है, क्योंकि यहां पर यह साइन है ये कॉस है, वो तो ठीक है भाई, ये तो माइनस करना है तुम्हें, ये तो माइनस करना है तुम्हें, लेकिन माइनस करने से दिमाग लगाओ, क्योंकि एक साइन है कॉस एक ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है, एक ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है, एक ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है, और वो फिर पाई बाय 3 भी आगे है। पाई बाय 2 आगे मतलब क्या होता है, साइन और कॉस में आपको बता देते हैं कि क्या कॉस जो है वो साइन से ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है। क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है ना। अच्छा सॉरी उल्टा लिखा है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होगा वो हमारे लिए cos थीटा होगा, द्वितीय चतुर्थांश में cos जो होता है वो पॉजिटिव, ये साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब जब मेरे पास cos थीटा लिखा हुआ उसके लिए मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 प्लस थीटा है ना। वैसे अभी हम जो अगले पश्चिम में पढ़ने वाले उसमें ये बात पड़ जाएगी आपको कि ये तो सर चुटकियों का खेल है मेरे लिए, क्या कि सर यहां पर ये जो लिखा हुआ e बराबर e नॉट cos, तो cos की जगह मैं लिख सकता हूं sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, और थीटा की जगह मेरे पास ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 करोगे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, तो sin ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6। अच्छा जी ओके, तो 5 पाई बाय 6 मेरे लिए कराना होगा, इसमें भी साइन बराबर वाली बात होगी, ये ओमेगा टी तो डेल्टा पाई जो आएगा मेरे लिए वो 5 पाई बाय 6 आएगा। कृति मीना ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ये मेरा सही जवाब होगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, और ये वाले चैप्टर में अगला चैप्टर शुरू करूंगा, आपको 100 से बढ़िया तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपके जितने भी एक दो चैप्टर छूटे हुए हैं वह आप लोग एक बार या जिसका भी बैकलॉग हुआ है, तो कविता जैसे अगर वो भी बच्चे हैं तो आपके पास अभी भी समय, बहुत समय, चिंता ना करो, डरो मत, है ना। आपका जितना भी पीछे का छूटा हुआ है उसमें एक क्लास एक्स्ट्रा देखते जाओ, हो जाएगा कवर। और जिनके भी बोर्ड एग्जाम से मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि बोर्ड के पढ़ना शुरू करना ही है आप सभी को। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और लास्ट सवाल रहेगा, हाँ ये वाला जो सवाल है एक्चुअल में जो करा हुआ है उसी पर, अच्छा एक क्लास नहीं है, एक और है, हाँ 2 और है, ये छोटे छोटे सवाल है। क्यों, क्योंकि जो मैंने कहा बस उसी सवाल को दूसरे रूप में लिखा है। कौन सा वाला सवाल क्या है, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते, उसे 2 1 ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे 3 बोल देते। ये वाला जो सवाल था हमारा, ये वाला जो सवाल था, इसी सवाल में, इसी सवाल को बोलने का दूसरा रूप जो है वो ये वाला सवाल है, 3 4 5वां सवाल।
सवाल में बोला ई और आई के मध्य कलांतर पाई बाय 4 है, 50 हर्ट्ज समय अंतराल है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। करना वही है एग्जैक्टली, बल्कि ये मतलब उससे बहुत आसान सवाल है। क्या हमें सीधे सीधे कलांतर दिया, उससे कलांतर कितना दिया है, पाई बाय 4 दिया है। अब कलांतर क्या होगा, कलांतर से हमें समय अंतराल ज्ञात करना है, कलांतर से हमें समय अंतराल ज्ञात करना है। तो समय अंतराल से हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो मैं कलांतर को चाहूं तो अच्छा ये भी तो कोण ही है बेसिकली, ये भी क्या है, कोण ही है, सही एक कोण है, तो इसलिए मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं। अरे सर आप कैसे, अभी तो बोले ओमेगा टी और कुछ होता है, हाँ लेकिन एक्चुअल में अगर मेरे पास कोण दिया हो, कोई भी कोण दिया हो, उससे मुझे ओमेगा टी, उससे मुझे टी निकालना, तो क्या करूंगा, कोण के बीच संबंध होता है ओमेगा टी के बराबर होता है। फिर से कहानी वही है, सिर्फ 2 पाई बाय एफ लिख दो इनटू टी बराबर पाई बाय एफ, तो यहां से पाई कट गया, एफ की 50 हर्ट्ज दी हुई है, तो या टी की वैल्यू 1/400 सेकंड 2.5 मिली सेकंड। यहां भी वही था, इसमें बोला कि 0 से √2 i बटा √2 जाने में कितना समय लगेगा, तो i बटा √2 जाने में समय लगा, मतलब कि जो कलांतर बनेगा वो पाई बाय 4 का बनेगा, मतलब जो कला आगे बढ़ जाएगा, कोण आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरे सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि कला आगे बढ़ी मतलब कोण जो है वो पाई बाय 4 है, जब पाई बाय 4 कोण हुआ तो समय जो होगा वो 2.5 मिलीसेकंड होगा। ठीक है, बस वही बात एग्जैक्टली। हमें एक समीकरण दिया गया है, अच्छा आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान बताना है, देखते हैं कौन बताता है। आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान बताना है, अभी आप लोग खुद करेंगे, स्वयं आप लोगों को करना है सवाल। बड़ा बोर्ड का कवर करते करते ये कवर क्यों नहीं हो पा रहा है, देखिए अगर आप लोग बोर्ड में से आपको 100% बोर्ड पे फोकस कर लेना चाहिए। अब साथ ही साथ अब अगर आप लोग बोर्ड का कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए 1.5 घंटा स्पेसिफाई कर दो, हमको दिन का 1.5 घंटा अलग से बोर्ड का पढ़ना ही है। ठीक है, 11th के चैप्टर्स पे अब कम कंसंट्रेट करो, जो बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए बोल रहा हूं, और 12th के कांसेप्ट्स को चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। दूसरी बात कि जब आपको ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इनका जो थ्योरी है ना, तो वो बोर्ड लेवल का साथ साथ में पढ़ते जाओ, है ना। बोर्ड में आपको क्या होगा, बोर्ड में 3 बेसिक चीजें, बोर्ड में 3 बेसिक चीजें आएंगी, क्या है, एक आएगा सर आपका डेरिवेशन, एक पूछेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और आएंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान आते हैं बोर्ड में, न्यूमेरिकल से तो कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन थ्योरी पोर्शन है, तो जो चैप्टर्स हमने कर लिए हैं ऑलरेडी या जो भी करते जा रहे, तो उनका थ्योरी तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूं क्लास में, तो इनको कंटेस्ट कर लो, इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, और ये देखते जाओ साथ साथ में जो आपकी प्रीवियस ईयर किताब है, प्रीवियस ईयर किताब होगी आपकी, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, मतलब आपके जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, तो आपके हर एक बोर्ड की एक प्रीवियस ईयर की किताब आती है, वो किताब खरीद लो, नहीं है तो, और उसमें देखते जाओ कि अच्छा इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि एकदम से आप जब बोर्ड के लिए पढ़ने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसमें बिल्कुल अलग लगा था ना। इवन मैं अपनी ईमानदारी वाली बात बताता हूं, मैं जब खुद मैं क्लास 12 में था तो मुझे भी लगा था कि यार आखिरी के 1.5 महीना पढ़ लेना बोर्ड के लिए सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आखिरी के 1.5 महीने में जब मैंने बोर्ड का उठा कर देखा तो मैं डर गया था एकदम से कि यार ये बोर्ड में तो पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हैं मुझसे, मुझे बोर्ड में तो अजीब अजीब बातें पूछी जा रही है और ये सब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, या ये तो बहुत सारा है, मेरे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको करने में, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर एक बार आप उसमें डूब जाओगे, मतलब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे, तो अपने आप वो आप मुश्किल से मुश्किल आप यहाँ पर अच्छे ध्यान दिया हो तो हर एक चैप्टर आप 4 घंटे मैक्सिमम देने पड़ेंगे, 2 से 4 घंटे अगर आप एक चैप्टर 100% चैप्टर कवर हो जाएगा, अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ा सारी चीजें करी थी तो। और ये बात आप अपनी ही बैच में आपके साथ में आपके भैया दीदी बैठे हुए जिन्होंने 2 साल पहले 1 साल पहले बोर्ड दिया था, जिन्होंने नीट के साथ बोर्ड की तैयारी करी थी, उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आराम से हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, बस पढ़ते रहो, धैर्य रखो और करते जाओ। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है v बराबर दिया हुआ है 240 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा साइन 120 t दिया हुआ है। ओके हमें तो आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान, तो ये तो हमें शिखर मान दिया गया, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या निकालने में आसान होता है, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस v0 बटा √2, ये 240 बटा √2 हो जाएगा, 240 बटा √2। सर क्या आंसर आएगा बताओ आपके हिसाब से। देखो इसको करने का क्या तरीका होता है, क्या सॉल्व करेंगे नहीं, क्या 240 हो सकता है, नहीं 120 हो सकता है, नहीं क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास में 240 बटे में 2 करता है तो 120 आता, लेकिन मेरे को √2 करना है, √2 एक छोटा नंबर होता है 2 से, जो तो 1.4 की करीब, तो मतलब कि 120 से तो बड़ा आंसर आना चाहिए, 170 मेरे पास ऑप्शन में है, ये दोनों से आंसर है। अच्छा अगली बात आवृत्ति पूछी, तो ओमेगा मुझे दिया गया है 120, घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। अच्छा ओमेगा क्या होता है 2 पाई f होता है सर, ये हो गया 120 के बराबर। ओके तो यहां पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 120 बटे में 2 पाई, ये कट गया 60 बटे में पाई। अब 60 बटे में पाई 60 बटे में 3 करोगे कितना, 20 के करीब आएगा, तो उससे थोड़ा सा छोटा आंसर होना चाहिए, तीसरा सही जवाब आएगा, क्योंकि ये क्या है 60/3.14, तो 60/3 कर दूंगा, अगर मैं 60/3 करूंगा तो 20 आएगा, 3.1 करूंगा तो 20 थोड़ा सा कम आएगा, तो 19 आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक बच्चा बोला मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा कभी भी, और आखिरी के 3 मैंने पढ़ा था तो भी 72% आए हैं। चलिए आगे बढ़ते आखिरी सवाल की तरफ। हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन, बस मजेदार सवाल। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, आपको एक समीकरण दिया गया है। अब ये जो समीकरण दिया बोला कि किसी परिपथ में एसी धारा तथा डीसी धारा एक साथ प्रवाहित की जाए तथा धारा का ताक्षणिक मान संबंध दिया गया। सर ऐसे कैसे दोनों भेज दी, तुझे क्या करना है यार, ये तो जाने दे। अब इसमें धारा क्या होगी, धारा दी गई है 3 + 6 sin ओमेगा टी। अब हमें इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। सर मैंने पढ़ा तो 73% बने थे, बहुत ही बढ़िया। मैंने एक दिन पढ़ा तो 80% बने, बस बेटा बस कंट्रोल करो अपनी भावनाओं पे। ये कैसे करेंगे, तो देखो ये AC + BC का मिक्सचर है, तो इसमें आपका जो मेन तरीका होता है, सही तरीका जो होता है वो क्या होता है, IRMS √इंटीग्रेशन 3 + 6 sin ओमेगा टी का स्क्वायर dt बटे में इंटीग्रेशन dt। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। लेकिन सर ये तो बात मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर sin ओमेगा टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएंगे सर, और सर साथ तो हो जाएंगे, तो सर मेरे मुश्किल बढ़ जाएगी, बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी, तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सीधे एसपी स्टार बता देता हूं कि अगर आपके पास AC + BC हो जाए, ध्यान समझना, AC + BC हो जाए, देख यहां पर यह है AC, यह है AC + AC, तो AC + AC में आपको करना आ गया था, आपके पास साइन था कॉस था, आपने कर लिया। लेकिन AC + BC होगा तो कैसे करेंगे, AC + BC होगा तो कैसे करेंगे। आपको चाहो तो मैं यहां पे इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, है ना, यहां पर जगह बची क्या है, देखो बता देता हूं, इसी टेबल को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और अगर मान के चलो आपके पास AC + BC हो जाए तब क्या करना है।
अरे बात बहुत ही लंबी लाइन है ये तो इसके लिए आप जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो बिना किसी समस्या के। तो AC प्लस DC हो जाएगा, उसमें क्या क्या वैल्यू आएगी वो एक बार हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर आपको औसत मान प्राप्त करना है ना, वैसे औसत मान होगा AC प्लस DC में नहीं पूछ जाएगा, लेकिन औसत मान अगर देखें तो औसत मान क्या आ जाएगा सर? औसत मान जो होगा देखो यार, AC का औसत तो 0 होगा, AC का औसत तो 0 होगा, AC प्लस DC में अगर मैं AC का औसत देखूंगा AC का औसत तो 0 आएगा सर, क्योंकि AC का औसत तो 0 होता है सर, बिल्कुल सही बात है। ओके 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 ऐसा बना दिया कि किसी को पता ही ना चले कि नया बना है। चल तो AC प्लस DC हो जाए, मतलब कि मैं यहां पर लिखूं I4 बराबर हो जाए, I4 बराबर हो जाए इसमें लिख देता हूं I0 प्लस क्या लिखूं यार, I5 लिख दूं क्या मैं? ए भी कर देते हैं, ए भी कर देते हैं ना, थोड़ा सा अजीब रहेगा लेकिन अब क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसमें भी I0 चाहता हूं, अलग अलग पद परिभाषित करना चाहता हूं, तो उसमें लिख रहा हूं A प्लस बी साइन ओमेगा टी हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मतलब A प्लस बी हो जाए, A प्लस बी हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, तो औसत मान तो A के बराबर आ जाएगा क्योंकि इसका औसत तो 0 हो गया, इसका A का औसत A ही होगा। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है अधिकतम मान क्या है सर? यहाँ पर इसका देखो साइन का अधिकतम मान तो 1 होता है, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, A का अधिकतम मान A ही होगा, B का अधिकतम मान B ही होगा, A प्लस बी हो जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो आप आराम से डबल कर सकते हो। अब अगली चुनौती वाली बात है वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो वर्ग माध्य मूल मान जो मैंने पूरा पीछे बताया है उसको लेकर सॉल्व करना होता है, उसको लेकर सॉल्व करना होता है, और इसमें आएगा अंडर रूट DC का VRMS का स्क्वायर, DC का VRMS का स्क्वायर प्लस AC का RMS या VRMS का स्क्वायर, मतलब दोनों के VRMS निकालो। देखो DC का VRMS वही होगा जो ऑलरेडी है, मतलब इसका VRMS यही होगा, इसका VRMS आपको पता है कितना होगा, I0 बटा रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, कितना बनेगा यहां पर ये जो होगा तो सर DC तो है मेरे पास, DC तो I0 है, तो अंडर रूट, अच्छा I0 नहीं मैंने से A बोला, तो A का स्क्वायर प्लस B बाय रूट 2 का स्क्वायर मेरा आंसर बचेगा, B बाय रूट 2 का स्क्वायर मेरा आंसर बचेगा, याद रखना। और ये तो ओमेगा ही होगा, कौन याद रखते ओमेगा होगी। कैसे किया मैंने ये करने के लिए मैंने जो पूरी तरकीब बताई आपको, मैंने पूरा सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया मैंने सॉल्व किया अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, और इस पूरे को सॉल्व करके हमेशा यही आंसर आया। क्या आंसर आया? इसको सॉल्व करके IRMS का जो मान आया वो आएगा इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, और इस पूरे को सॉल्व करके हमेशा यही आंसर आया। क्या आंसर आया? इसको सॉल्व करके IRMS का जो मान आया वो आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 6 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। एक बार जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ना। और इसका ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये तुम्हें ऐसा लग सकता है सर ये तो बहुत आसानी से नहीं, ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, और जहां भी इसका सॉल्यूशन देखोगे ये ऐसा ही सॉल्व करा हुआ पूरा, है ना। ये जेई का सवाल है, पहली बात तो ये नीट में कभी नहीं आया, ये सब जेई का सवाल है, तो एक जेई का सवाल करना तो बनता ही हमारे 3 मार्क करने के बाद में, तो ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे सर? तो सर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ओके, ये 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2, तो सर 12 आएगा, नहीं सर ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर है सही आ रहा है 36 बटे ठीक, ओके। तो ये 18 बटे में 18 प्लस 9 करेंगे तो रूट 27 27 या 3 रूट 3 एम्पीयर लिख सकते हैं, 3 रूट 3 एम्पीयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी सही जवाब होगा। क्लियर है कहानी? 3 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ अब इसके बाद देखिए यहाँ तक पहुंच गए, अब हमें आगे बढ़ना है और हमें एक और कंसेप्ट डिस्कस करना है, फिर उसके बाद में हम परिपथ की तरफ जाएंगे। पश्चिमगामी और अग्रगामी संकल्पना